देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? अब बताओ सूरज भाई, आप तो मतलब आपको तो पता होगा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। टाइम हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो मतलब एक एल्गोरिदम को चलने में, एक एल्गोरिदम जो भी उस दिन एल्गोरिदम हम बताए थे, वो एल्गोरिदम को चलने में कितना टाइम लगता है, ठीक है? वो टाइम हमारा वो सेकंड, मिनट, आवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बट ये टाइम जो है वो सीपीयू के द्वारा कितना टाइम लिया गया है, सीपीयू के द्वारा, ठीक है? सीपीयू। अब ये कैसे पता चलेगा कि सीपीयू कितना टाइम ले रहा है? वो तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो तुरंत क्लिक से वो माइनस हो गया, फिर क्लिक किए तो तुरंत से खुल गया। ये सब भी एक एल्गोरिदम के तहत हो रहा है, सूरज भाई आपको आइडिया होगा, नंदिनी आपको भी हो हाँ। जाएगा। यहाँ पे हम होम पे क्लिक किए तो ये बन गया, यहाँ पे हम इंसर्ट पे क्लिक किए तो ये आ गया, ड्रॉ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हो रहा है, माउस में क्लिक करके हम अगर माउस को मूव कर रहे हैं तो ड्रॉ हो रहा है। ये सब कुछ एल्गोरिदम है, ठीक है? अब यही एल्गोरिदम को रन कराने के लिए सीपीयू एग्जैक्टली कितना टाइम ले रहा है, सीपीयू कितना टाइम ले रहा है, उसको हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? वो तुम्हारा 1 भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है। अब देखो, जैसे हम लोग नॉर्मल में टाइम को कैसे डिनोट करते हैं? सेकंड से करते हैं, मिनट से करते हैं, आवर से करते हैं ना नंदिनी? हाँ हाँ सर। भाई। तो अब हम लोग ये तो मतलब बड़ा टाइम के लिए हो गया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक किए होम पे तो 1 सेकेंड तो नहीं लगा इसको क्लिक होने में, फाइल में क्लिक किए तो 1 सेकेंड 1 घंटा तो नहीं लग गया। तो ये कितना टाइम लगा? ये टाइम बहुत छोटा समय लगा। कितना? बहुत छोटा समय। उस छोटे समय को हम लोग हमारे पास डिनोट करने के लिए 3 नोटेशंस होता है, ठीक है? सबसे पहला नोटेशन होता है बिग ओ, बिग ओ, ठीक है? इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, इस तरीका से। दूसरा होता है ये ओमेगा, ठीक है? ओमेगा ये तो पता होगा ना, ओमेगा ऐसे लिखते हैं, ओम, ठीक है? हाँ। और तीसरा होता है थीटा, थीटा, एंगल वाला थीटा जैसे लिखते थे ना, थीटा। तो अब ये बिग ओ क्या करता है और ओमेगा, ये सब मतलब क्या है? तो देखो, ये जो बिग ओ है, ये क्या करता है हमारा, ये इसको बोलते हैं अपर बाउंड, ठीक है? कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही समय लेगा। जैसे हमको दिल्ली से अगर नोएडा आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको कितना, 1 घंटा लगेगा। दिल्ली से मुंबई जाना है फ्लाइट से, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको कहते हैं हम लोग, वहाँ पे आता है बिग ओ। और मोस्ट कॉमनली यूज्ड यही है। अब जैसे मान लो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये क्यों है? अब जैसे मान लो तुम्हें दिल्ली से बॉम्बे आना है, ठीक है? तो तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, या तो तुम इंडिगो से आओ, या तो तुम विस्तारा से आओ, जो कि अब एयर इंडिया ही बन गया है, या तो तुम एयर अकाशा से आओ, किसी से आओ, ठीक है? तो तुम्हारा जो जनरल टेंडेंसी होगा कि हाँ भाई, दिल्ली से हमको बॉम्बे जाना है तो हमको 2 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? तो तुम्हारे पास 2 फ्लाइट्स होगा, मान लो एक आकाशा का, एक एयर आकाशा का, और एक इंडिगो का। इंडिगो वाला अगर 1 घंटा ले रहा है और एयर आकाशा वाला अगर 1.5 घंटा ले रहा है, ठीक है? तो तुम किससे आना चाहोगे? ऑफ कोर्स इंडिगो से आना चाहोगे जो 1 घंटा ले रहा है। बोलो सूरज भाई, इंडिगो से ही आना चाहोगे ना? हाँ भाई। लेकिन अगर बीच में, अगर बीच में इंडिगो वाला लेट कर देता है, 1 घंटा से 1 घंटा 45 मिनट हो जाता है, 1 घंटा 55 मिनट हो जाता है, तो तुम्हारे मन में तो ये है ना कि हाँ, 2 घंटा तो लगता ही है, 2 घंटा तो लगता ही है बॉम्बे जाने में, दिल्ली से। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? इंडिगो वाला वादा किया था कि हम 1 घंटा में पहुंचा देंगे, लेकिन किसी कारणवश 1 घंटा 55 मिनट लग गया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में है ना कि हाँ भाई, 2 घंटा तो लगता ही है दिल्ली से बॉम्बे जाने में।
तो हद से हद दो ज्यादा घंटा से ज्यादा लग रहा दो है। घंटा हम्म, तो इस चीज़ को अच्छे से समझना, हद से हद 2 घंटा। तो इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपर बाउंड। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, हद से हद 2 घंटा, उससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं। अब देखो, अब दूसरा आता है ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा है लोअर बाउंड। ठीक है, ओमेगा है लोअर बाउंड कि कम से कम इतना में तो हो ही जाएगा। ठीक है, कम से कम इतना में तो हो ही जाना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे इसको अगर हम रियल लाइफ से अगर रिलेट करके बताएं तुम्हें, तो अभी तुम जैसे हद से हद 2 घंटा में जा रहे थे फ्लाइट से, तो उसमें तुम एकदम फ्री थे। हाँ चलो, 2 घंटा लगेगा, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर तुम उस चीज़ का पैसा दे दिए हो कि हमको एक ही घंटा में पहुंचना है, कि हमको एक ही घंटा में दिल्ली से मुंबई पहुंचना है, एक ही घंटा में पहुंचाओ नहीं तो पैसा वापस करो, तो वैसा में क्या हुआ कि वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ चुका है कि हमको उतना ही में पहुंच जाना है, तो नहीं तो पैसा मेरा वापस कर दो। तो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, यानी वो हो गया लोअर बाउंड। ठीक है, समझ रहे हो ना नंदिनी क्या हम कहना चाह रहे हैं? बोलो। हाँ हाँ सूरज भाई, आपको समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं अभी ये सब मतलब? हाँ हाँ भाई। चलो ठीक है। तो ये हो गया लोअर बाउंड। अब देखो, अब ये एवरेज जो थीटा होता है ना, ये हमें बताता है एवरेज। ठीक है, एवरेज, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गया है, कोई बात नहीं। ये हमें बताता है एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या होता है कि देखो, मान लो मेरे पास 3 एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम ए, एल्गोरिदम बी और एल्गोरिदम सी। ये मान लो 1 घंटा ले रहा है चलने के लिए, ये 2 घंटा ले रहा है, ये 3 घंटा ले रहा है। सॉरी एल्गोरिदम नहीं, फ्लाइट है। तो ये तीनों फ्लाइट मिलके कितना टाइम लगेगा? एवरेज, इसका एवरेज कितना आएगा? 3 आएगा। 6 घंटे। अच्छा, हाँ, सिक्स सॉरी बाई 2 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा इसका एवरेज। 6 डिवाइडेड बाई 3 2 है, हम्म। 2 आएगा इसका एवरेज। मतलब क्या हुआ कि हम किसी फ्लाइट से जाएं तो 2 घंटा के आसपास हम पहुंच ही जाने वाले हैं। ठीक है ना? ये हो गया एवरेज। एवरेज का मतलब तो सबको पता ही होगा ना, ये मतलब उतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। अपर और लोअर में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बेसिकली हम लोग अपर वाला ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अब क्या करना है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में हमें उतना ज़्यादा इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पर नहीं जाना है, अनलेस एंड अनटिल हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या फिर कॉलेज एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमें बस ये बिग ओ को थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करना है और इस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस करना है। ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टॉपिक है ना, ये अगर हम लोग अगर पढ़ने जाएंगे कॉलेज लेवल पे या फिर गेट लेवल पे, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन अभी हमको बस ये बस ऊपर ऊपर से जानना है, क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीड नाम का एक एरर होता है, वो ना आए। ठीक है, तो देखो, टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोग्राम टू रन, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? टोटल टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इज इक्वल्स टू टाइम टेकन टू कंपाइल प्लस टाइम टेकन टू रन। ये क्या हम लिख दिए, दिस दैट समझ में आया? ये हम लिख लिख क्या दिए है? मतलब बेसिकली ये जो हम लिखे, टोटल टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम इज बेसिकली डिनोटेड बाय कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। ये हम रन टाइम। ये हम लिख क्या दिए, क्या लिख दिए ये? कंपाइल होने और रन होने में कितना जितना टाइम लगा है, हाँ, उसका टोटल टाइम उसका एल्गोरिदम का वो टोटल रहेगा। टाइम वो एल्गोरिदम का चलने का समय रहेगा। ठीक है, अब हम एक चीज़ बताओ हमको, ये कंपाइल टाइम सॉफ्टवेयर होता है कि हार्डवेयर होता है? कंपाइलेशन
कंपाइलेशन सॉफ्टवेयर प्रोसेस है कि सीपीयू हार्डवेयर का? सीपीयू द्वारा रहेगा ये। हाँ। नहीं जितना नहीं। सीपीयू मेरा जितना टाइम लेगा। कंपाइलेशन कंपाइल जो होता तो है कंपाइल प्रोग्राम। का फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क कंपाइल करेगा ना। हाँ मतलब कंपाइल तो फ्रेमवर्क करेगा, बट ये सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है कि हार्डवेयर का प्रोसेस है? हार्डवेयर कर रहा है, सीपीयू कर रहा है मेरा। नहीं। देखो, ये हम बताए थे जो कंपाइलेशन होता है, कंपाइलर कंपाइलर जो भी होता है वो सॉफ्टवेयर होता है एक। ठीक है। जैसे जावा के साथ हम लोग जेडीके इंस्टॉल करते हैं, सी प्लस प्लस के साथ जीसीसी इंस्टॉल करते हैं, जीएनयू। तो ये कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। और जो रन जब हम लोग कराते हैं ना, इस बटन पे जब हम लोग रन करा देते हैं, मतलब देखो पहले का जो प्रोग्राम होता था जब हम लोग नोटपैड पे रन करते थे, जब ये वीएस कोड ये सब नहीं था ना, तो कोई भी जो प्रोग्राम होता था उसको हम लोग पहले नोटपैड में लिखते थे, फिर उसको सेव करते थे। कैसे सेव करते थे? डॉट जावा लिख के। ठीक है, जैसे मान लो एक प्रोग्राम बनाए हम, अमन डॉट जावा, इसको सेव किए, फिर इस फाइल को हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में खोलते थे, और कमांड प्रॉम्प्ट में पहले अमन डॉट जावा जावा सी लिखते थे, तो वो जावा सी कंपाइल यस। होता था। कंपाइल उसके होता था, हाँ, करेक्ट। उसके बाद उसके बाद हम लोग उसको कंपाइल होने के बाद कोई एरर नहीं आता था, जावा सारा कुछ चेक हो जाता था, उसके बाद हम लोग लिखते थे अमन डॉट अमन डॉट जावा, जावा अमन डॉट जावा। जावा, ऐसे लिखते थे। करेक्ट। तो पहले वो कंपाइल होता था, तो वो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है, और जब रन करते हैं तो वो हार्डवेयर का प्रोसेस होता है। ठीक है। तो देखो, प्रोग्राम को फास्टर कंपाइल करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहते हैं। जैसे जावा है तो जावा पहले जेडीके वन लाया, जावा जेडीके टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। अभी जावा जेडीके 21 चल रहा है, सॉरी 22 चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में आया था। जो जावा जेडीके 22 है ना, उसमें ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। धीरे धीरे ईज होते जा रहा है। तो क्या हुआ कि फास्टर कंपाइल करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर तगड़ा होना चाहिए, और फास्ट रन कराने के लिए हमारा हार्डवेयर तगड़ा होना चाहिए। जिसके पास जितना जल्दी मेमोरी एलोकेट होगा, जितना मतलब रैम फास्ट होगा, उसके हिसाब से वो प्रोग्राम रन करेगा जल्दी। तो अब एक बात बताओ, एक एल्गोरिदम को हमको लिखने के लिए कौन कौन सा ऐसा मेथड हम लोग लगाएंगे कि वो एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज्ड बने? तो इसका सबसे पहला मुद्दा क्या होना चाहिए कि हम लोग टाइम कम लगे, स्पेस कम लगे। ठीक है ना, दो मेन मोटिव तो यही होना चाहिए कि एल्गोरिदम रन करने में कम टाइम लग रहा है और कम मेमोरी ले रहा है। ठीक है ना। तो यहीं से आया हमारे पास, अब कोई तुम्हारे पास एल्गोरिदम है, तुम उसको रन किए, और टाइम ले रहा है 10 घंटा एकदम रन होने में। तुम अभी यहाँ पे क्लिक किए हो, यहाँ पे मिनिमाइज का, और 1 घंटा बाद ये मिनिमाइज होगा, तो कैसा लगेगा? लगेगा ना तोड़ दें कंप्यूटर को, फेंक दें। तो पहले का कंप्यूटर में यही होता था कि मेमोरी होता था कम, और होता था एडवांस एडवांस सॉफ्टवेयर। तो पहले का कंप्यूटर आप लोग देखते होंगे कि बहुत धीरे चलता है, खुलने में टाइम लग रहा है, कभी कभी हैंग कर जा रहा है। तो यही उसका प्रॉब्लम था कि या तो मेमोरी ज़्यादा होता था, मतलब ज़्यादा मांगता था, या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होता था। तो अब हम लोग किसी एक एल्गोरिदम का, अच्छा सूरज भाई, नंदिनी, आप लोग तो कंप्लीट कर चुके हो अपना इंजीनियरिंग, तो आप लोग को शायद थर्ड ईयर में, थर्ड या लास्ट ईयर में शायद, एक DEE नाम का चैप्टर पढ़ाया गया होगा। DEE, डा, याद है सूरज? मैंने भाई एमसीए किया हुआ है। हाँ, MCA BCA मतलब। बीटेक। हाँ, इसका फुल फॉर्म अगर बता दोगे तो याद आएगा कुछ। इसको कहते हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। याद तो नहीं आ रहा भाई कुछ। नंदिनी, आपको याद आ रहा है क्या? सर ये नहीं था मेरे में। अच्छा, नहीं था। अरे जिसमें वही सॉर्टिंग पढ़ते थे, सर्चिंग पढ़ते थे, ये सब। पढ़ा होगा, शायद भूल गया। सर्चिंग सॉर्टिंग तो पढ़ा है। हाँ चलो चलो, कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखते हैं। तो देखो, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, हमारे पास फंक्शंस जो होता है ना, फंक्शन,
फंक्शन कितने टाइप का होता है? बेसिक फंक्शन कितने टाइप का होता है बताओ। फंक्शंस हाँ, फंक्शन। 2 types के। टू। देखो, फंक्शन जो होता है हमारे पास, वो तो एक होता है लीनियर फंक्शन, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। और होता है, और कौन कौन सा होता है? लीनियर होता है, और एक्सपोनेंशियल होता है जिसमें ई आता है, और कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक होता है ना? ये सब याद आ रहा है ना? तो इस चीज़ को अभी मद्देनजर रखना, ठीक है? ये क्या है, हम क्यों बता रहे हैं इसको, ठीक है ना? अब देखो, ये चीज़ हम टाइप बताए। ऑफ फंक्शंस भाई। मैं हम्म, तो मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा इसको। देखो, जो फंक्शन होता है हमारा, किसी एफ एक्स एक फंक्शन है मान लो। फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं ना हम लोग, एफ एक्स। इतना हाँ ये तो हाँ याद आ रहा होगा। इसमें हम लोग हाँ क्या हाँ। लिखते हैं? एक्स लिख सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं। हम्म। ऐसे लिखते हैं ना, जिसको हम लोग याद है हाँ हाँ फैक्टराइज हाँ हाँ, फैक्टराइज क्वाड्रेटिक करते थे। इक्वेशन, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन था। हाँ हाँ हाँ, एफ एक्स इक्वेशंस था इसको। इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, हाँ, पावर जहाँ पे है। ऐसे लिखते थे। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता था, जहाँ पे ई टू दी पावर एक्स प्लस हम्म प्लस वन, ये सब लिखते थे। हम्म। तो ये सब किसी टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है? तो हम लोग को एल्गोरिदम्स में एल्गोरिदम्स में भी कुछ ऐसा ही करना होता है, ठीक है? इसी यही सब फंक्शन को लेके काम करना है, ठीक है? तो सबसे पहले अब हम लोग आते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्रामिंग में बेसिकली कोड में किसका होता है। अब देखो, जैसे हम लोग ए प्लस बी कर रहे हैं, तो इसमें ऑपरेटर कौन सा है? ये है, प्लस। प्लस है। तो प्रोग्राम का जो कंपाइलर है, उसमें पहले से क्या इनपुटेड है? ये प्लस वाला इनपुट है। ए और बी तो हम लोग दे रहे हैं ना, ए और बी तो ऑपरेंड्स है, वो हम लोग दे रहे हैं। हाँ। उसी तरीका से लूप क्या है? लूप भी पहले से है, लूप भी पहले से कंपाइलर में डाला हुआ है, हम्म ठीक है? उसी तरीका से रिकर्जन क्या है? रिकर्जन भी पहले से कंपाइलर में डाला हुआ है, कि फंक्शन बार बार खुद को कॉल करेगा। तो जब भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, तो हमेशा हम लोग इस लूप को ही देखते हैं, सिर्फ लूप को, या तो रिकर्जन को। ये सब जितना ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस इनटू, ये सब का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूनिट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, यानी कि वन। अब देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो अभी हम बिग ओ बताए, बिग ओ, वो क्या करता है? वो किसी टाइम का अपर बाउंड बताता है, अपर बाउंड, कि मैक्स टू मैक्स, हाँ, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा लगेगा हमको दिल्ली से बॉम्बे जाने में, ठीक है? तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ ऑफ, और उसके अंदर वन, या फिर ओ ऑफ उसके अंदर एन, या फिर ओ ऑफ उसके अंदर एन स्क्वायर, या फिर ओ ऑफ उसके अंदर लॉग एन। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब कब आता है? देखो, जब भी हम लोग, ये बात को हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग प्रोग्राम में सिर्फ प्लस कर रहे हो, या माइनस कर रहे हो, या इनटू कर रहे हो, या डिवाइड कर रहे हो, सिर्फ यही कर रहे हैं, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? ऑर्डर ऑफ वन होगा, क्योंकि इसको करने में कंपाइलर को कोई टाइम नहीं लग रहा है, कांस्टेंट टाइम लग रहा है। ऑर्डर ऑफ वन भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है? ठीक है, यानी एक कांस्टेंट है। इसका ग्राफ कैसा बनता है कांस्टेंट का, पता है? कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा बनता है, स्ट्रेट। स्ट्रेट बनेगा ऐसा। नंदिनी, आपको समझ में आ रहा है ये क्या हम बता रहे हैं? हेलो? हाँ। हाँ, चलो। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, ये ग्राफ दिमाग में रखना, ये ग्राफ मतलब, ठीक है? ये किसका हो गया? ऑर्डर ऑफ वन हो गया। ये ऑर्डर ऑफ वन समझ आया? जितना भी हम लोग प्लस माइनस इनटू डिवाइड करते हैं, सबका ऑर्डर ऑफ वन होता है, ठीक है? अब आते हैं, ये ऑर्डर ऑफ एन क्या है? ऑर्डर ऑफ एन कब आता है? देखो, अभी हम बताए थे प्रोग्रामिंग में सिर्फ लूप्स का ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, लूप्स या तो रिकर्जन का।
ठीक है। इसका भी रीज़न बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो जब लूप एक चलता है ना, एक बार देखो, जैसे फॉर लूप है और ये एन तक चल रहा है मान लो, ठीक है। फॉर लूप है जो कि एन तक चल रहा है, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। तो मतलब अभी लग रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों, मतलब क्या हो रहा है। यही लग रहा है ना, मतलब समझ में तो नहीं आ रहा होगा अभी, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। बताओ। हाँ भाई थोड़ा। तो देखो, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट के, ठीक है। इनपुट के, ठीक है। तो अभी हम बताए कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो सिर्फ लूप्स पे काम करता है, ठीक है, लूप्स पे। ये अभी हम बताए तुम्हें। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट है, ये भी हम बताए। साइज ऑफ इनपुट, इनपुट कितना ज़्यादा उसमें जा रहा है उसके हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हमको एक बात बताओ कि फॉर लूप है, फॉर लिखे और इसके अंदर मान लो हम लोग कुछ लिखे, तो ये यहाँ पे जो भी चीज़ हम लोग लिखेंगे ये फॉर लूप के लिए इनपुट है कि नहीं है, बताओ। है ना, हाँ। इनपुट है। तो देखो, अगर हम लोग लिखते हैं फॉर i इक्वल्स टू ज़ीरो, i लेस देन n और i प्लस प्लस, तो इसका इनपुट क्या होगा, इसमें हम लोग कितना सारा, इसका इनपुट तो बेसिकली n ही है, n ही है एन। ना, n इनपुट है। कि n तक हम लोग एक आइटरेटर बना दिए हैं जो कि n तक जा रहा है, तो इनपुट क्या हुआ, n ही हुआ ना। बताओ नंदिनी, समझ आ रहा है। ये फॉर लूप जो अंदर लिखे हम लोग, फॉर लूप के अंदर हम लोग अगर किसी चीज़ के अंदर लिखते हैं तो वो इनपुट हो जाता है। तो फॉर लूप के अंदर हम लोग ये चीज़ लिखे, ये बेसिकली फॉर लूप का इनपुट हो गया। अब इसका एक्चुअल इनपुट क्या है, एक्चुअल इनपुट तो एन ही है ना, क्योंकि आई तो हम लोग खुद से बना दिए हैं जो कि एन तक जा रहा है। तो एक्चुअल इनपुट तो एन है ना सूरज। हम्म। समझे क्या हम कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ। तो अभी हम लिखे टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ इनपुट, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ। टू एन। अब हम लोग जब हाँ। 12th क्लास में थे, चाहे फिर 10th क्लास में भी थे, तो एक बेसिक सा चीज़ पढ़े थे हम लोग कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल होता है उसको हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, या फिर कोई भी, मतलब कोई भी ऐसा सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग बिग ओ लगा सकते हैं, थीटा लगा सकते हैं, या फिर ओमेगा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू ओ ऑफ एन। क्लियर हुआ। हाँ। मतलब ऐसे रूखा सूखा आवाज में नहीं बोलो, अगर समझ में आए तो ही बोलो। हाँ भाई समझ में आया। नंदिनी, आपको समझ में आया, हाँ सर, आ गया। पक्का। यस। देखो, तो ओ ऑफ एन हम लोग देख लिए कि ओ ऑफ एन क्या हुआ। अब देखते हैं ओ ऑफ एन स्क्वायर कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो, एक लूप हम लोग यहाँ लिख देते हैं फॉर, नेस्टेड नेस्टेड लूप से। हाँ, और एक लूप हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे फॉर, ठीक है। तो मेरे पास कितना हुआ, दो लूप आ गया मेरे पास। तो जब नेस्टेड चलता है ना लूप, एक के अंदर एक, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना था, टी ऑफ ए कितना था, ओ ऑफ एन था। ओ ऑफ एन। और सिमिलरली इसका कितना होगा, ये भी फॉर लूप ओ ही तो ऑफ है, एन। इसका भी ओ ऑफ एन होगा।
तो अगर हम्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा ना। हम्म तो हो ये जाएगा ना। सारे टाइप लूप्स के टाइप के लिए होगा कि सिर्फ हाँ, और कुछ ऐसा लूप्स लूप्स के अलग अलग होता है? अंदर जो इनपुट है ना, ये एन, हम्म ये एन, ये सारा खेल एन का है। ये कि सारा कितना बड़ा खेल एन इनपुट का है इनपुट जा कि रहा है। कितना बड़ा एन का इनपुट है। तो वाइल ठीक लूप हो, है। डू वाइल लूप हो, फॉर लूप हो, उसी हाँ, को करना सारा होगा। लूप्स के लिए है। डू वाइल लूप्स का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है निकालना, तो वो हम लोग अभी जरूरी नहीं है उसको पढ़ना, बट हाँ पढ़ सकते हैं, उसको भी पढ़ेंगे भी हम लोग। ठीक है। तो अभी हम आपको कुछ कुछ फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के दिखाते हैं। ठीक है। देखो, अभी जैसे हम बताए, एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेटर। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो इस वेबसाइट में जाना और अपना कोड लिख देना। तो चलो हम लोग कोड लिखते हैं अभी। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम लोग अभी जो क्वेश्चन खुद से किए थे, देखो हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे उसी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देखते हैं पहले। देखो, हम लोग अभी एक क्वेश्चन बनाए थे ना, एक्सपेक्टेड सम, अरे सॉरी, मिसिंग नंबर वाला। तो इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करके देखते हैं। देखो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आया, 1 आ गया, सॉरी एन आया। अब ये एन कैसे आया, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है। देखो, हम अभी बताए थे, कहाँ गया वो कोड। हाँ, देखो, हम अभी बताए थे कि जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है वो हमेशा हम लोग बड़े वाले का लेते हैं। मतलब जो सबसे बड़ा साइज का एल्गोरिदम होगा, जिसका सबसे ज़्यादा आ रहा होगा, उसका लेते हैं। तो देखो, एक चीज़ बताओ हमको कि ये एरे जो हम लोग डिफाइन किए, इसका कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा? नहीं आएगा। ये वेरिएबल बनाए, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा सूरज भाई, ये एक्सपेक्टेड सम वाला लाइन का। नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्योंकि ये इनपुट जा रहा है और हाँ, अपने इसका आएगा, इसका ऑपरेशंस के आएगा, बट इसका कितना होगा, ऑर्डर ऑफ 1 होगा, जिसको हम लोग कंसीडर नहीं के कांस्टेंट। बरा नहीं, कांस्टेंट आएगा। हम्म एक्सपेक्टेड सम का आएगा, इसका भी नहीं आएगा, एक्चुअल सम का स्पेस इसका। कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा उसका। किसका आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा ये लूप का आएगा। लूप्स। ठीक है। लूप का इनपुट साइज क्या है, इनपुट साइज है एन, दिख रहा है, इनपुट साइज है एन, सिंपल एन। ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा मेरा ओ ऑफ एन। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। लीनियर। लीनियर नहीं बनेगा, हाँ लीनियर भी कह सकते हैं, हाँ लीनियर भी कह सकते हैं इसको, चलो। ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर यही होता कि मेरा दो फॉर लूप है, नेस्टेड है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता, क्वाड्रेटिक, क्योंकि एन स्क्वायर में है। स्क्वायर। ठीक है। चलो, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिक बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया ना, कि क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों फाइंड करते हैं, कंपाइलर हार्डवेयर होता है कि सॉफ्टवेयर होता है, ये तो समझ में आ गया। ये हाँ। बिग ओ, थीटा, ये सब तो ठीक है। सर एक बार रिपीट कर देना। कौन सा पार्ट? बी और थीटा मतलब ये था, ओमेगा। देखो, जैसे हम लोग टाइम आवर्स में बताते हैं ना, आवर्स, रुको यहाँ पे एक सेकेंड। हाँ, जैसे हम लोग टाइम बताते हैं नॉर्मल लाइफ में, टाइम है मान लो सेकेंड्स में बताते हैं, आवर्स में बताते हैं, मिनट्स में बताते हैं, ऐसे बताते हैं ना। तो वैसे ही कंप्यूटर जो टाइम लेता है वो बहुत छोटा टाइम होता है। तो उसको डिनोट करने के लिए मेरे पास है 3,
बिग ओ, जिसको बोलते हैं बिग ओ, और एक है मेरा थीटा, और एक है ओमेगा। तो बिग ओ जो होता है ये अपर बाउंड बताता है, अपर बाउंड, कि ज़्यादा से ज़्यादा ये एल्गोरिदम इतना ही टाइम लेगा। थीटा जो होता है वो एवरेज टाइम बताता है, कि मेरे पास तीन एल्गोरिदम है, एक अगर दो ले रहा है, एक अगर एक ले रहा है, एक अगर तीन ले रहा है, तो तीनों का एवरेज मेरे पास आ जाएगा दो। ठीक है, तो ये एवरेज बताता है। और ओमेगा जो होता है, ओमेगा बताता है कि लोअर बाउंड, कि हाँ चलो ये तो सबसे कम इतना टाइम में ये एल्गोरिदम काम कर देगा। ठीक है, क्लियर। तो हमेशा हम लोग इस बिग ओ का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही टाइम लेगा। इसीलिए हम लोग जब ये एल्गोरिदम लिख रहे थे, जब इस एल्गोरिदम का हम लोग फाइंड किए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो मेरा कितना एन आया, ओ ऑफ एन आया, क्योंकि इसमें लूप सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है ना। तो लूप अगर सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो पूरा एल्गोरिदम को उतना ही टाइम लगेगा जितना लूप ले रहा है। और बिग ओ में ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना समय पे काम कर देगा, उसको बोलते हैं बिग ओ। इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया बिग ओ ऑफ एन। क्लियर।